गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातरं च वर्तमानदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धापद्याय युताजया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। आई होप। जय गुरु जी सर। कैसे हैं दीपक जी? बहुत अच्छा हूँ सर। अरे बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा होना चाहिए। विजय जी और लाइफ की चाल चल रही है आपकी? नीरज जी आप रास्ते में हैं? सर आपने जो केपी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पढ़ाए थे हम 2 बार मिस हो गए थे, हमारी क्लासेस वो मिल नहीं रहे। अभी देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखो उसमें है दो ठीक है सर, देख। वीडियो वीडियो सर ये वीडियो को यूट्यूब पर ही मिलेंगे, इसी पर मिल जाएंगे? यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जो चैनल है ना उसे मिल जाएगा। देख लिखे ग्रुप में मिल नहीं रहा है वीडियो, नहीं मिल रहा। ग्रुप पर अपलोड नहीं होंगे। ग्रुप पे नहीं है, जो यूट्यूब का चैनल था ना उसे मैंने अपलोड किया, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एक तो अपलोड शो हो रहा है, बाकी दो का पता नहीं कब तक क्यों देना। अभी 3 वीडियो मैंने अपलोड किया, तो तीनों प्रोसेसिंग में हो रहे होंगे 1-1 घंटे के लिए। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही है सर। मैंने म्यूट किया सबको। हम लोग ना फिर से थोड़ा सा केपी को एक बार समझेंगे उस दूसरे पर्सपेक्टिव को लेकर, जिससे हमारा प्रिडिक्शन और अच्छे से होगा। और मेनली देखिए
ये प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी होती है ना, वही व्यक्ति के एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्रेस को बताती है। बहुत सारे देर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं, और सबकी अलग अलग होती है, और सब में डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है, ये इसके पीछे का रीजन होता है अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग है, हमारी समझ अलग अलग है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को जब आप एक्यूरेट करेंगे, तब लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। और उसके बाद प्रिडिक्शन भी आपका एक्यूरेट होगा। प्रिडिक्शन एक्यूरेट होता है तो क्या होता है मालूम? जो कस्टमर्स होता है, जिसकी लाइफ का आप प्रिडिक्शन करते हैं, वो आपसे सेटिस्फाई होगा, वो हैप्पी होगा। जब वो हैप्पी होता है तो आपका लाइफ भी हैप्पी चलता है। अगर वो हैप्पी ना हो, इफ यू डोंट हैव एनी हैप्पी कस्टमर, जो खुशहाल कस्टमर आपके पास नहीं होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे आता है। प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी एकाएक किसी भी व्यक्ति के लाइफ में नहीं आ सकती कि आप एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस देना पड़ता है, बहुत सारे एस्पेक्ट को आपको मिलाना पड़ेगा, फिर जाकर के प्रिडिक्शन आपका एक्यूरेट होगा। सो ये जो टाइमिंग का फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में कि कब कौन सी घटना घटित होगी। इसमें जो है केपी सिस्टम काफी हेल्प करता है। केपी सिस्टम व्यक्ति को के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को बहुत अच्छा बताएगा, और इतना अच्छे से बताता है कि व्यक्ति जो है बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करना जान जाता है। इस प्रिडिक्शन में सबसे बड़ी समस्या आती है एक्यूरेसी की आती है, कि हाउ एक्यूरेट यू आर। अगर आप एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो आपके लिए एक ऐड ऑन हो जाता है। और ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन एक दिन में नहीं आता, धीरे 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 सीखना पड़ता है। 10 15 20 25 क्लासेस से एक्यूरेसी नहीं आती है। तो और एक एक पॉइंट पे फोकस आप करेंगे, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। और एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे, काफी अच्छी चीज चल जाती है। चंद्रमोहन जी आ गए। काफी लोग आ गए, 12 लोग आ गए, बाकी लोग भी आ रहे होंगे कहीं के रास्ते में। किरण जी अपना वीडियो ऑन करिए, कुछ लोग चले गए क्या? सो अभी हम लोग केपी को समझते हैं। केपी में आयु स्थान क्या होता है, ये एक विषय हमें समझना है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि हमारी आयु लंबी होगी, छोटी होगी। तो केपी का आयु स्थान, जिससे आप किसी व्यक्ति की आयु बताएंगे, वो तीसरा और आठवां है। तीसरा का मतलब तीसरा भाव, आठवां का मतलब अष्टम भाव। मतलब ये वाला हाउस, ये थर्ड हाउस, ये अष्टम। ये दोनों चीजें आपको आयु स्थान में बताएगा। मारक भाव, मारक भाव दूसरे और सातवें होते हैं। इसको मैंने कई बार आपको रिपीट किया।
बुरे भाव कौन से होते हैं? 6 जो है बीमारी है, 8 जो है लंबी बीमारी है, और 12वां भी बीमारी है, 12वां हॉस्पिटल है। 6 बीमारी है, साधारण बीमारी हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। 8 थोड़ा लंबे समय में चलने वाली बीमारी। अगर 12वां एक्टिव हो गया तो व्यक्ति हॉस्पिटल में चला जाएगा। और इसमें आयु कारक जो ग्रह होता है, आयु कारक, वो शनि होता है। और दीर्घ रोग कारक, लंबे समय तक बीमारी होगी, शनि और राहु। एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये मंगल और केतु। अब इसमें एक बात समझने की होती है कि जो हमारे 6, 8, 12 है, जैसे 6, 8, 12, ये तो समस्या है आपके पास। इसका विरोधी क्या होगा? जैसे किसी भी हम चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह चार्ट बनता है आपका 12 हाउस। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। एक सूत्र होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी हाउस का 12वां उसका विरोध करता है। 12वां भाव उस भाव का विरोधी होता है। तो जैसे ये 6 नेगेटिव हाउसेज आपके 6 हुए, 6, 8 और 12। अब इनका 12वां आप गिनेंगे, 6, 8, 6 को आपने पढ़ा था छोटी मोटी बीमारी है, 8 थोड़ी लंबी बीमारी है, और 12वां हॉस्पिटल है। तो इसका विरोध कौन करेगा? कोई व्यक्ति बीमार होगा तो ठीक कैसे होगा? तो इसका जो भाव आता है वो 5 और 11 आता है। तो जो 5th हाउस होगा कुंडली का, 5th हाउस ये है, ये जब एक्टिव होगा तो इस बीमारी का विरोध करेगा। और 11वां एक्टिव होगा तो व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा। ये 8वां का 12वां क्या है? 7वां हाउस है। तो ये तीनों हाउसेस, तीनों जैसे ये आपकी दवा है, ये बीमारी है। 6, 8, 12 प्रॉब्लम है, 5, 7, 11 आपका सही। सो बीमारी का विरोध 5, 11 करते हैं। डायरेक्टली अगर आप समझेंगे तो 5वां हाउस और 11वां हाउस बीमारी का विरोध करता है। अब इसमें एक चीज होती है कि किस व्यक्ति की उम्र कम होगी। जैसे अगर आप जानना चाहेंगे किस व्यक्ति की उम्र कम है, तो लग्नेश, जो लग्न का स्वामी है, या मंगल। अगर दोनों ही ग्रह
मारक प्लस बाधक एक्टिविटी, ये 4, 8, 12, तो जातक की उम्र कम हो जाती है। चार जो है संपूर्ण समाप्ति है, 8 जो है व्यक्ति की मृत्यु, और 12 जो है मृत्यु तुल्य कष्ट है। एंड हॉस्पिटल, ये दोनों 12 में है। 4 व्यक्ति की संपूर्ण समाप्ति, 8 मृत्यु तुल्य कष्ट, और 12 लग्नेश या फिर मंगल अगर दोनों मारक बाधक इस तरह के एक सिग्निफिकेटर देते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की उम्र जो है कम हो जाती है। अगर इन्हीं के साथ 6, 8, 12 एक्टिव हो जाए तो बहुत कम उम्र हो जाती है। इसमें एक टॉपिक आता है, एक्सीडेंट किसका होगा? दुर्घटना। एक्सीडेंट का जो कॉम्बो बनता है वो 4, 8 बनता है, 8, 12 बनेगा, या फिर 4, 8, 12 बनेगा। इसके जो कारक ग्रह होंगे, मंगल, असामान्य मृत्यु, 4, 8 और 12 ये बाधक और मारक के साथ कनेक्टेड होते हैं। या फिर इसके कारक ग्रह शनि, राहु और केतु के साथ हो जाए। फिर होता है आत्महत्या, 4, 8, 12, 6, 8, 12 ये मारक और बाधक के साथ हों और इसके साथ मून अफेक्टेड हो जाए, चंद्रमा जो है कमजोर हो जाए। जैसे रोग जो है, रोग का कारक वो शनि होता है। औषधि, औषधि का कारक सूर्य और चंद्रमा होता है। और जो केमिकल औषधियां होती हैं इसका कारक शुक्र होता है। एक और विषय उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, वो है संतान। संतान में लोग प्रश्न करते हैं कि मेरी संतान होगी कि नहीं। अब इसमें होता यह है कि ये पीछे क्यों जा रहा है? संतान के लिए
अगर आपके पास फीमेल का चार्ट, महिला का चार्ट, तो उसमें क्या देखेंगे? उसमें मंगल को देखेंगे और पंचम को देखेंगे। मंगल मीन्स मार्स और पंचम मीन्स फिफ्थ हाउस। अगर किसी महिला के चार्ट में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो चंद्रमा पीड़ित होने से होगा क्या? उसका जो मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होगा, ऐसे में संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। अगर मंगल 4 और 10 ये दो नंबर दे रहा हो, तो संतान उत्पत्ति में समस्या होगी। चौथे के साथ 10वां एक्टिव, या फिर दूसरा मंगल वक्री हो जाए। तो जब मंगल वक्री होगा तो 4 के साथ 10, 5 के साथ 8 और 4 के साथ 12, या फिर 4 के साथ 8 या 8 के साथ 12, तो इसमें संतान उत्पत्ति में समस्या आ जाती है। तो चाइल्ड बर्थ होगा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मंगल वक्री हो जा रहा है और वक्री ग्रह के नक्षत्र में आ जाता है, आजीवन संतान पैदा नहीं होगी। एक और इशू आता है, अगर पांचवा भाव, भाव 5 पे किसी तरह मंगल का प्रभाव हो जाए या फिर केतु का, या फिर इनके कॉम्बो जो है 4 और 8 का सूचक बना ले, 4 एंड 8 का, या फिर 4 और 12 का, तो संतान जो होगी ऑपरेशन से। संतान कब नहीं होगी? यदि पंचम भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस का स्वामी अगर 4 और 10 बता रहा है, तो गर्भ धारण नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह से। और एक दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें आता है 4 और 10 के सूचक के साथ 6, 8, 12 और बांझ राशि, तो कभी भी संतान नहीं पैदा होगी। ये जो फिफ्थ हाउस होता है ना, उसका काफी फोकस करते हैं।
जो आज का विषय था संतान और टॉपिक मैंने बेसिकली इसमें आपको पंचम भाव को देखना है, मंगल केतु। ये नंदा जी आप कहाँ से हो? कुछ कुछ विषय आप लोगों को समझ में आया कि कुछ कुछ एकदम नहीं आया? ये नंदा जी आप कहाँ से हैं? डेली आप लोग अपने चंद्रमा को चेक किया करो कि आपका चंद्रमा जो है आपके गोचर में किस राशि में गोचर कर रहा है। ये नंदा जी आप कहाँ से हो? अभिषेक जी, किरण जी, विकी कुशवाहा जी, रूपा जी, अपना अपना वीडियो ऑन करें। सर मुझे एक क्वेश्चन था। बताइए। सर ये 4-10 कैसे बताएगा फिफ्थ क्या हाउस का कनेक्शन? क्या बताएगा? 4-10 मतलब वो आप, कैसे देखें? अच्छा आपको ये समझ में है कि 4-10 कहाँ से आया था? ये समझ में नहीं आया? अच्छा, ये बहुत हाँ आसान। ये भी सम सर एक और भी क्वेश्चन है कि क्या? ये कैसे पता करे कि कौन सा भाव कब एक्टिव होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? बता वो सकते महादशा से। महादशा से पता चला। ओके। ये देखिए, अब इसमें आपको देखना क्या है, बहुत आसानी से देखिए। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली का ये पांचवा घर है। यहाँ पे क्या लिखा है? एबीसीडी लिखा है, 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर का मतलब हुआ वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। अब पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे देखिए क्या है, मंगल है। ये नंबर आपको दिख रहा है, 11, 11, 10। यही नंबर ही सिग्निफिकेटर होते हैं। ये जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर है ना, केपी सिस्टम आप खोलेंगे तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन वेव 2, इसको कहते हैं ग्रह निर्देशन शाखा। इसी में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, आपको अपने से कुछ ढूंढना नहीं। अब पंचम भाव के स्वामी के अगर आप सिग्निफिकेटर देखेंगे तो ये देखिए सामने लिखा हुआ पंचम भाव का स्वामी हुआ मंगल। मंगल का सिग्निफिकेट हुआ 11, 11, 10। दूसरी चीज ये करते हैं कभी कभी जो है, अब फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेट है तो आपने देख लिया मंगल 11, 10। तो इसमें संतान प्राप्ति में कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं। नहीं। तो ये तुरंत आगे। कंक्लूजन कर लीजिए आपकी संतान के साथ कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से आपकी संतान हो। एक और तरीका होता है चेक करने का, वो ये तरीका होता है, उसमें हम लोग करते क्या है, देखो ये मान लीजिए आपका 75% काम कर रहा है, 75%। ये 75% है और ये 50% है, नहीं चलो ये थोड़ा उससे कम है। ये तो इसमें देखो क्या 4, 8, 12 कोई नंबर दिख रहा है आपको? कई बार यहीं पे तो दिख रहा है, वो भी गुरु और शुक्र में। इसका कोई प्रभाव संतान की बाधा पे नहीं है। कभी कभी ना ये वाला चार्ट खोल लेना चाहिए किसी व्यक्ति का। अब ये वाला चार्ट आप खोल लीजिए तो जो नंबर्स नहीं होते, जैसे जीवन में बहुत समस्याएं रहेंगी। अगर 6, 8, 12 एक्टिव हो जाए, कभी कभी किसी डॉक्टर का चार्ट आप खोलेंगे तो उसमें 12 नंबर बहुत दिखेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है हॉस्पिटल, वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में। तो ये बातचीत करके पता कर लेना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए पंचम भाव का कॉम्बो चेक करना सीख लेना चाहिए। किसी भाव का कॉम्बो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब हुआ कौन सी राशि हुई? कर्क राशि होगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। अब चंद्रमा को चेक करिए कौन कौन से कॉम्बो, 11, 10, 5। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये सभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इसका इस व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर अभी ये देखने नहीं आता, बल्कि मेरे में शायद 12 नंबर 8 टाइम है सर, 8 टाइम। किसको देखने नहीं आता ये? मुझे सर, मुझे। अपना नाम बताइए। रूपा सर। आप क्यों नहीं देख पाती हैं? खोलिए अपना चार्ट। सर वो समझ में नहीं आता सर कि इसका मीनिंग क्या होगा। देख तो लेती हूँ नंबर क्या है, और एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होगा वो पता नहीं।
एक दिन ना 1 से लेके 12 तक राशियां लिख लीजिए, राशियों के बगल में उसके स्वामी लिख लीजिए। फिर एक पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। फिर उसको लिख लीजिए एक चार्ट में बना करके कि पहला, जैसे पहला हाउस का मतलब पहली नंबर हुई, जो केपी के सिग्निफिकेटर आते हैं वो हाउसेस के आते हैं। ये फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा, ये सेकंड को, ये थर्ड को, फोर्थ को, और सारी की मीनिंग लिख लो, एक दो शब्दों में लिख लो कि पहला व्यक्ति का शरीर है, दूसरा धन है, वाणी है, कुटुंब है, तीसरा पर्यटन है, चौथा व्यक्ति का घर है, पांचवा प्रेम है, छठवां रोग है, सातवां जो है व्यक्ति का वैवाहिक संबंध है, आठवां आयु है, नौवां जो है व्यक्ति का भाग्य भाव है, 10वां कर्म है, 11वां लाभ है, 12वां जो है व्यय भाव। शॉर्ट में लिख लेंगे ना, बाद में कोरिलेशन करने में आसानी होती है। शुरू शुरू में कुछ चीजों को लिखिए, बाद में याद करने का बिल्कुल मत, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना भूलेगा। उसको सिर्फ लिखने का अभ्यास करिए और भूलने की कोशिश करिए, मुझे कुछ याद नहीं करना, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना आपको परेशानी होगी। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती है, पर उसका वो बिना प्रयास के याद हो। और बिना प्रयास को याद करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। पूरा आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, थोड़ा ही समझिए। किसी अजनबी की कुंडली देखने के बजाय अपने सिग्निफिकेटर देखिए कि मेरी कुंडली में पंचम हाउस भाव का जो स्वामी है कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरे की राशि से समझने से अच्छा अपनी ही राशि समझिए कि मेरा किस राशि में जन्म हुआ है। कम से कम एक व्यक्ति की राशि का तो गुणधर्म आपको पता ही हो गया, अपना तो गुणधर्म पता ही है कि हमारे अंदर कौन कौन सी एनर्जी आती है। अपने प्लानेट को चेक कर लीजिए कौन सा प्लानेट हमारी कुंडली में बलवान है, और उसके इफेक्ट में मेरे में कौन सी प्रॉपर्टी आती है। जैसे किसी भी प्लानेट की जो स्ट्रेंथ होती है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जितने भी जातक का सूर्य जो लग्न में होगा उनका हमेशा व्यक्तित्व तेजस्वी होता है, वो किसी की सुनते उनते नहीं है, दे डोंट लिसन एनीबॉडी, उनका एनर्जी लेवल काफी है। उसी तरह चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में चला जाए तो नीच का हो जाता है, हमेशा उथल पुथल जीवन में लगी रहती है। व्यक्ति थोड़ा स्वाभाविक, अपनी को राशि को चेक कर लीजिए, एक राशि का गुणधर्म आपको अपने आप आ जाएगा। और केपी के सिग्निफिकेटर जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। विजय कुशवाहा जी अपना वीडियो ऑन करिए, ए नंदा जी आप भी कर लीजिए, नीरज कुमार जी आप भी कर लीजिए। वीडियो ऑन करने का एक इम्पैक्ट होता है कि कम से कम 10-12 लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, कहीं हो सकता है रास्ते में मिल जाओ, तो कम से कम जान पहचान तो हो सकती है। अब ऐसे तो एक ही नाम के कई लोग होते हैं, चेहरे में देखे 2 बार 3 बार लगेगा, फिर कहेगा अच्छा अच्छा आप उस क्लास में देख रहे थे। सो अब केपी के सिग्निफिकेटर्स का एक और क्विक रिवीजन हम कर देते हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। सर एक क्वेश्चन और है। सही, ये कह रहे थे कि ये केपी में ये तो देख लिए, लेकिन दृष्टि देखना है कि नहीं वैदिक के हिसाब से, कि मान लीजिए 5th हाउस में गुरु का दृष्टि हो रहा है या फिर, हम लोग तो क्या वो करें, देख। उसको ध्यान हाँ। से समझिएगा, क्योंकि हमको तो कुंडली का प्रेडिक्शन करना है। व्यक्ति को ये नहीं समझना है कि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, वो हमसे सिर्फ फलादेश पूछेगा। तो केपी को ऐड ऑन करके रखना चाहिए। ऐड ऑन का मतलब होता है कि वैदिक को यूज करने के साथ साथ केपी को यूज करना है, इग्नोर नहीं करना है। हाँ। केपी में शनि का गोचर, वो क्या बोलते हैं, शनि की 7.5 केपी नहीं है, तो केपी नहीं। शनि की 7.5 से कोई मतलब नहीं है, ढैया से कोई मतलब नहीं है, ये वैदिक सिस्टम का है। अब इसमें होता क्या है कि अब मान लो कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरे साथ क्या हो रहा होगा, तो केवी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके साथ जो हो रहा होगा यही हो रहा है। 11/7 1/7 ये 70% होगा, 60% ये होगा, 25% ये होगा। अब इसमें प्लस लगाए 10% ये भी हो जाएगा। मोस्टली केपी बता देता है कि गुरु का दृष्टि नहीं है, तो हम ये पॉइंट ये नंबर दे दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, या है ना। उसको दृष्टि भाव से कोई मतलब नहीं है। हम्म। केपी को दृष्टि भाव से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप केपी सिस्टम का प्रेडिक्शन यूज करो, अब जैसे कोई हमसे पूछा कि शनि की महादशा चल रही है, मेरे साथ क्या क्या होगा, शनि के नाम से लोग परेशान रहते हैं, राहु केतु से परेशान रहते हैं, पर शनि अपनी महादशा में जो लाभ को प्रभावित कर रहा है, पत्नी से रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, सप्तम को प्रभावित कर रहा है, व्यक्ति का शरीर प्रभावित करेगा, यही 3 हिस्सों में उसका प्रभाव होगा। धन भाव में तो बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। देखिए
जैसे जो क्रूर ग्रह शनि राहु केतु किसी हाउस का एक्टिवेट करते हैं तो उसका नुकसान करते हैं, अच्छे ग्रह करेंगे तो उसका फायदा करेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग पे बैठा के रहना चाहिए। और केपी में दृष्टियां बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो दृष्टि। बट जब हमें किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन करना है तो कम से कम थोड़ा दृष्टि पे भी जाना है। 2-3 दृष्टियां नहीं जाए तो कम से कम सप्तम पे तो जरूर जाए। और अच्छे ग्रह जैसे शुभ ग्रह है, जैसे गुरु की दृष्टि, इसको हमेशा इग्नोर मत करिए। कम से कम 3 हाउस तो बैलेंस ही रहेंगे, जहां वो बैठा है उसका नुकसान करेगा, पर 3 को बैलेंस करेगा। हाँ, 3 टो को बैलेंस तो कर देगा। तो 3 जो बैलेंस कर रहा है वो उसको हम बताएंगे। मान लीजिए वो प्रेम में परेशान, हमने देख लिया कि गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है, तो हम कहेंगे पर परेशान हो तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब ये मतलब साथ साथ चलना है दोनों को ना सर, मतलब वैदिक भी देख ले और केपी भी देख ले। भी देखेंगे। उसमें होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि आज की एस्ट्रोलॉजी में लोग तुरंत तुरंत जानना चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब अभिषेक जी का प्रश्न है, सर ये कैसे जाने कि गर्लफ्रेंड कैसी मिलेगी या कौन सी वाली से शादी हो पाएगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी प्रश्न जो है अभिषेक जी, आप कभी कॉल करिएगा, फ्री होंगे तो हम आपको बता देंगे। इसमें होता क्या है कि जब आप प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो जो जातक होता है वो भी एक दिशा में लेके जाता है। अभी हम लोगों को 2 दिशा मिलती है जिसमें जाना पड़ता है। शादी अब तो 40 साल के लोगों की शादी का प्रेम इधर से उधर, उधर से इधर लुढ़क रहा होता है, तो वो एक दिशा दे देते हैं कि भाई इधर लुढ़कना है आपको। तो जब वो उस दिशा में ले जाते हैं तो उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा। अब मैंने एक दिन पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा कि महादशा को नहीं देखना है, सिर्फ अंतर और प्रत्यंतर को देखना है। अब अंतर और प्रत्यंतर को जब आप देखेंगे तो क्या बताएंगे इससे? एक तो उसने दिशा दे रखी है हमको कि आप बताइए मेरे जीवन में क्या हो रहा है। अभी हो क्या रहा है, कुछ लोग जो है दूसरे की कुंडलियां लेके आज आके पकड़ ले रहे हैं आपको। वो उनकी कुंडली नहीं है, मिस्टर मिसेस बी की कुंडली है, ये देखिए ये मेरे पति के बारे में क्या सोच रही होंगी। और इसमें होता क्या है, जैसे ये देखिए इस जातक के जीवन में अभी गुरु की महादशा चल रही है 2032 तक। अगर हमको गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन करना है, सिर्फ एक कि ये महादशा आपके लिए कैसी जाएगी, तो ये जो गुरु के सिग्निफिकेटर है बस उसी में आपको जाना है। देखिए 2, 1, 11, 4 यहाँ पे। अब मुझे बताना होगा तो कहेंगे आपके पास धन आएगा, धन का लाभ मिलेगा, और चौथा हाउस एक्टिवेट है, कोई जमीन खरीद लेंगे, मकान बनवा लेंगे, कार खरीद लेंगे, यही सब करेंगे। किसी से आपका प्रेम हो रहा होगा तो ब्रेकअप हो जाएगा। यही है गुरु की महादशा का प्रेडिक्शन। अब इसको अगर खोल दिया आपने, 3 पार्ट में किया। अब इस समय इनके साथ गुरु में बुध चल रहा है, गुरु बुध राहु 13 नवंबर 2022 तक। ये तो खत्म हो गया। गुरु बुध शनि का प्रभाव इनके ऊपर है, ये देखें। तो आप बुध और शनि को देखेंगे। ये जो केपी सिस्टम है, गुरु को आपने इग्नोर कर देना है, महादशा बिल्कुल नहीं देखनी बड़े लंबे समय की। आप बुध और शनि को देखिए ये क्या कर रहा है। बुध जो है 1, 12, 3 के साथ है, और शनि जो है 11, 7, 1 है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ 12वां ही प्रॉब्लम है। अगर यह व्यक्ति आपसे एक प्रश्न पूछता है क्या मेरी विदेश यात्रा के योग बनते हैं, तो बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि 12वां का मतलब हॉस्पिटल नहीं हुआ, क्योंकि छठा इसका एक्टिव नहीं है। ये बीमार होगा तब तो हॉस्पिटल में जाएगा, ये तो बीमारी नहीं हुआ। तो इस तरह आप बता सकते हैं इस समय इसका मतलब है कि जो एक्टिव है वो दिखाएगा और जो नहीं है वो नहीं दिखाएगा। वो नंबर ही नहीं दिखेंगे आप। जैसे हम जो है जीवन में, आप ऐसा सोचिए कि आपके घर में बहुत कुछ होगा, लेकिन आपने खाया क्या होगा? कुछ ही चीजों का जिक्र किया है। सब नहीं कि जितनी चीजें रखी थी सब में से आपने खा लिया। उसी तरह ग्रह जो एक्टिवेशन करते हैं वो सभी हाउसेस का एक साथ नहीं करते, कुछ मेन पॉइंट होता है। जैसे आज के दिन अगर आपको से कोई पूछे कोई ऐसा इवेंट बताइए जो आपके जीवन में आज घटित हुआ होगा, तो बहुत ध्यान से सोचेंगे। अब कुछ नया हो तब तो बताएं,
वैसे ही हम सोए थे, वैसे ही हम उठे थे, वैसे ही हमने खाना खाया, कुछ नया होगा। अगर फर्श पे फिसल के आप गिर गए होंगे तो वो जरूर बताएंगे हम फर्श पे फिसल करके गिर गए, ये थोड़ी बताएंगे कि हम चल रहे थे गिर गए। तो जो मेन इवेंट्स होते हैं उसका बहुत अच्छा प्रिडिक्शन केपी कर देता है कि यही हो रहा होगा। अगर आपकी अपनी हस्बैंड से झगड़ा हो गया होगा, किसी बात को लेकर डिस्कस हो गया होगा, तो आपको जरूर बता देंगे हाँ मेरा हस्बैंड से ना थोड़ा झगड़ा हो गया। या फिर किसी व्यक्ति की प्रेमिका मिल जाए तो कहेगा कि हाँ मेरी उससे आज बात हुई थी। मतलब मेन इवेंट कोई फोकस, आप ऐसे समझो पिन पॉइंट ऑफ द इवेंट करता है कि सर एक प्रश्न था। सर एक क्वेश्चन आया था मेरे को आज, वो बंदा मेरे को गालियां भी बहुत देके गया क्योंकि मेरे को उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं था। वो कहता मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं उसको वो कैसे रुकेंगे, बताओ उपाय बताओ। अब बालों का कारा कब ढूंढिए, पहले तो उसे बताइए पर सूर्य डॉक्टर सूर्य सूर्य को मजबूत करने बोलिए तो ना अब सर। उसको कहिए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, सुबह उठ के गायत्री मंत्र जप करे, सच बोले, फादर को रिस्पेक्ट करे। सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा साधन है सत्य बोलना, अपनी आत्मा को मजबूत करना है। भाई आत्मा तो सत्य के करीब ही होती है ना, सच बोले, झूठ कम बोले और डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ कुछ चीजों में जहां पे लोग आपको बीमारी की तरफ ले जाते हो तो डॉक्टर को जरूर इन्वॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट डू ट्रीटमेंट। हम तो सिम्टम्स बता सकते हैं ना, हम ट्रीटमेंट थोड़ी कर पाएंगे। क्या इवन चाइल्ड के क्वेश्चन में भी डॉक्टर को इन्वॉल्व करो, हैव यू कंसल्टेड डॉक्टर और नॉट, नहीं किया हाँ बहुत आता है चाइल्ड बर्थ का कि नहीं हो रहा है, कब होगा ये बताइए, और नहीं रहता है बहुत सारे ये में, तो क्या उसको बोले कि ट्रीटमेंट करवाइए। नहीं नहीं, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। जैसे चार्ट में इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट नहीं कि चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके दो उपाय होंगे, एक तो उसको डॉक्टर के पास भेजा जाए और दूसरा उपाय होता है उसको मंत्र से जोड़ा जाए। मतलब उसको अगर फ्री छोड़ देंगे तो आपको परेशान करेगा। अच्छा तो उसको एक कोई अच्छा सा मंत्र बताइए गुरु को बलवान करने का, मंगल को उसकी चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसका जप करो, या फिर पंचम भाव के स्वामी के मंत्र को दे दीजिए, जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसी को स्ट्रेंथ दीजिए, उसी का मंत्र आप जप करिए सुबह उठ करके। और कुछ निर्धारित संख्या में बताइए, 108 बार मत बताइए, कम से कम कहिए 11 माला। सर जो सिग्निफाई वहां पर होगा नंबर होगा उसका देंगे सर, या जो कारक होता भाव का उसका देंगे मंत्र? पंचम भाव के कारक का मंत्र देंगे, सिग्निफिकेंट का मंत्र नहीं देंगे। तो पंचम भाव वही बच्चा पैदा करेगा। भाई जैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रहों का अपना सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन कुंडली में जब जिस भाव को वो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो उसी का काम करेंगे। तो उस भाव के कारक को बल दीजिए। ए नंदा जी आप अपना वीडियो ऑन करिए। नीरज कुमार जी आप अभी भी कार में ट्रेवल कर रहे हैं। विजय कुशवाहा जी आज आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं मैं तो करता हूँ। घर पे पहुंच गए। सर हमने वो लॉ अपना वाला चल गया। ना सर कि लॉ करें कि ना करें सर। आप लॉ से बिल्कुल मत परेशान होइए, आज मैंने आपकी पूरी क्लास ली है। जितने लॉयर होते हैं सभी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उनमें लॉ करने से उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। आप ज्योतिष ही अच्छे से पढ़ें। गुरु जी, हाँ जी गुरु जी आज मैंने पहली क्लास पूरी अटेंड किया। आज ये पहली क्लास है पूरी अटेंड किया। किसकी पहली क्लास है? मैंने पूरी क्लास का करवाता हूँ गाड़ी में और इससे। अच्छा गाड़ी में। गुरु जी एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ, अगर शुक्र की महादशा चल रही हो और फिर प्रत्यंतर दशा और वो दशा में देखे तो शुक्र के अंदर शुक्र और उसके अंदर बुध हो, तो शुक्र का अगर ये ग्रह पद्धति आपने देखा खाका 2 देखने को, तो उसके अंदर 5, 3, 2, 9 और 3, 8 आ रहा है और बुध के अंदर 1, 4, 10, 11, 1 आ रहा है, तो इसका क्या प्रिडिक्शन करें हम? किसका हाउस है? किसका हाउस यानी? मतलब किसकी कुंडली है ये? महिला की है। तो कौन सी महिला है? महिला मतलब कौन सी? हाँ मतलब मान लीजिए आपकी कुंडली होगी, कभी कभी ना देखिए बहुत सा बचना चाहिए। अब अपनी हाँ। प्रेडिक्शन पब्लिक में करवाने लगो तो उसमें कभी कभी बहुत अजीब अजीब चीजें घटित होती हैं, इसलिए नहीं ये मेरी नहीं है, पर ये मेरी नहीं है। बहुत बच जाना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा एक्टिव हो गया, अब बोलने वाले ने संयम नहीं रखा, कुछ बोल दिया, अब पता चला उस महिला का बैठ करके देख लिया, अब दोनों में झगड़ा होने लगा, तो बच जाना चाहिए। मेरे साथ ऐसा नहीं, पर
इसमें क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम? इसमें कुछ भी मत करिए पब्लिक में, जब आप उस व्यक्ति से पर्सनली मिले तो प्रिडिक्शन करिए। जैसे 5वां हाउस एक्टिवेटेड है, तीसरा हाउस एक्टिवेटेड है, अब इसकी उम्र क्या है ये बात देखनी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि तकरीबन 35-36 समथिंग। तो इनका किसी से प्रेम चल रहा होगा, शिक्षा संतान, शिक्षा तो कंप्लीट हो गई है, प्रेम में 5 और 3 प्रयास कर रहे हैं, उसमें इनको असफलता मिल रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और क्या, प्रयास करेंगे तो उसमें मिल जाएगी। ये जो भाव होते हैं ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन तो होगा ना इस पे, कोई क्या पर्टिकुलर नहीं, उसको क्वेश्चन पूछा है उस पे ना मैं देखेंगे यही सर। पूछ रही कि इसके ऊपर हम कैसे प्रिडिक्ट करें? अगर ऐसा आ रहा है, अभी सर ने बताया कि केपी सिस्टम में हम ऐसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर अगर ऐसे ऐसे वो भाव है जो एक्टिव है, तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करें? वही सीखना है। वो व्यक्ति आपसे बात करेगा ना जिसका आपको प्रिडिक्शन करना है, वो एक ऑब्जेक्टिव लेके आया होगा। जैसे वो कोई क्वेश्चन दे के आएगा तभी बता पाएंगे ना। हाँ, अब ऐसे कोई पूछे मेरा भविष्य बता दीजिए, तो ये तो वैसे ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। किस तरह का भविष्य? बेसिकली अगर अगर सिस्टमेटिकली अगर ये देखा जाए कि शुक्र के अंदर 5वां हाउस और तीसरा हाउस एक्टिवेट है, तो वो प्रेम प्रेम के ऊपर ही जाता है। अब उसकी उम्र क्या है, पता चला वो 60 साल का बूढ़ा है, तो फिर प्रेम नहीं होगा, तो फिर 10 साल का उसको बच्चा, प्रिडिक्ट करेंगे? तो वो समझना तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे? और उसके बाद ना वो 20% अपनी स्टेट बताएगा। अब मेरे साथ क्या हुआ कि एक ने उल्टा सीधा कॉल कर दिया, अब पूछने लगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती, मैंने कहा कॉल काटो, मेरे पास और भी काम। पर अगर 30 नहीं, अगर ये 35-36 है, तो फिर प्रेम का भी तो नहीं होगा ना? तो उसके बाद क्या? मेरे पास एक था जिनका 44 में शादी हुआ है अभी। 62 साल 65 साल के लोग भी पूछ रहे हैं कि वेयर इज माय पर पार्टनर। ये महिला ऑलरेडी मैरिड है, कोई बात नहीं, इसी वजह से तो फिर कैसे हो? आप हमेशा ये बात जानते कि बहुत सारे प्रेडिक्शन पब्लिकली मत किया करिए, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के जो रिकॉर्डिंग है उसको लाइव कर दिया जाए तो बहुत सारे घर टूट टूट करके बिखर जाएंगे। उसको लाइव कर दिया जाए, जो एस्ट्रोलॉजी की रिकॉर्डिंग होती है कि एस्ट्रोलॉजर से किसने कौन सी प्रॉब्लम शेयर की और क्या बताया, इसको सिर्फ लाइव कर दिया जाए एयर, कि भाई अब कोई भी व्यक्ति किसी का सुन सकता है। टीवी तो लोग टीवी नहीं देखेंगे, उसी में किसी का कनेक्शन करके सुनेंगे, तो लोग बात क्या 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 कर रहे हैं। और सर, बुध के अंदर पहला हाउस और चौथा हाउस एक्टिव हो तो? कोई फर्क नहीं है, केपी सिस्टम का एक बहुत अच्छा सिस्टम आप समझ लीजिए। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रहास। वो कह रहा है पहला हाउस एक्टिव मतलब पहले हाउस का फल देगा। आप अभी भी नहीं समझ पाए केपी को। पहले हाउस में जो फल है वही मिलेगा, चाहे वो बुध एक्टिव कर रहा है, केतु केतु जैसे राहु केतु मंगल शनि ये होते हैं ना, ये नेगेटिव कारक होते हैं, वो उसके फल को कम करेंगे, और जो आपके शुभ ग्रह होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। बस यही इम्पैक्ट होता है, उसमें ग्रहों का कोई मेजर रोल नहीं होता कि शुक्र करेगा तो कुछ प्रेम की तरफ जाएगा, वो देयर इज नो इम्पैक्ट होता है। वो 5वां एक्टिव किया तो प्रेम, वो मंगल भी एक्टिव करेगा तो प्रेम ही बढ़ाएगा। सर आपने मेरे वो मून और शनि की डिग्री पूछी थी सर। नहीं, मैंने आपको भी कोई इस तरह का कोई प्रश्न नहीं। अभी जो हम लोगों का सत्र चल रहा है वो सत्र, वो तो 2 दिन पहले का प्रश्न आपके पास आ रहा होगा। ये हमारा सत्र चल रहा है कि 10 बज चुके हैं, अभी क्लास समाप्त करनी पड़ेगी आज। मून से कर्क में है। हाँ, आज मैंने जितना पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरी बात, सुबह उठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। दीपक जी, आप ना 1 माला ओम नमः शिवाय का जप कर दिया करो। सुबह उठो, 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करो, 15 मिनट ओम का जप करो। ज्योतिष चिंतन का विषय है, ये बात हमेशा मान के चलिएगा। एक ही सिचुएशन में जिसे अगर 100 ज्योतिषियों को आप अपनी कुंडली खुद दिखाएंगे, 100 तरह के प्रेडिक्शन आएंगे। अब उसमें बैठ करके सोचिए कि सही क्या है। बस 100 के 100 ज्योतिषी होंगे, चाहे उनकी उम्र में अंतर हो, चाहे उनके एज में अंतर हो। उसमें से आप जब फिल्टर करेंगे तो 50% सही हो जाएंगे, 50% गलत हो जाते हैं, मतलब आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि हम तो अपने को भी नहीं समझ पाते ना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और जब इवेंट्स को बताया जाता है कि ये घटना आपके समय में इस समय घटी, तो उस पर एग्री कर जाता है, क्योंकि घटनाएं हमारे दिमाग में होती हैं। तो इस सर वो सर, आपने जल चढ़ाने के लिए कहा था चंद्रमा जी को। क्या कहा था मैंने? आपने दूध और जल मिला के चंद्रमा जी को चढ़ाने के लिए कहा था, तो जिस दिशा में भी होंगे चंद्रमा जी वहां चढ़ा दें।
चंद्रमा जी कोई पुरुष तो है नहीं या फिर कोई मनुष्य तो है नहीं, वो तो आपकी भावना है ना। तो सर कोई कोई स्पेसिफिक दिशा सर जहाँ वही चढ़ाना है। अब रात में चंद्रमा की कौन सी दिशा ढूंढेंगे? आप जल लीजिए, दूध लीजिए और चंद्रमा को अर्पित करते हुए किसी गमले में डाल दीजिए, जिससे किसी का पाँव उस पर न पड़े। कई बहुत बार दक्षिणायन रहता है चंद्रमा फिर। अरे आप उससे मत परेशान होइए, चंद्रमा आपका मन है। बहुत सारे लोग एक बार ना गुरु नानक जी चले गए थे उधर, भारत में भ्रमण करते करते उधर जा चले गए, जहाँ के लोग बहुत मतलब दिव्य प्रकृति के होते हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने अपना पाँव उधर करके तरफ सो गए। तब तक एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भाई आपने इधर कैसे रख लिया, इधर तो उनका घर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरा ये पाँव उस तरफ घुमा दो जहाँ पे उनका घर ना हो। कोई है ऐसी जगह जहाँ भगवान का घर नहीं? आपने बहुत स्पेसिफाई कर लिया कि भगवान नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ना अपने आप को तर्कशील बनाने के साथ बुद्धिमान भी बनाना चाहिए। जब आप बुद्धिमान बनेंगे तो आपका चंद्रमा आपका मन हो जाएगा। बुद्धिमान नहीं बनेंगे तो संसार में ऊपर बैठ करके चंद्रमा को घूमते हुए चले जाएंगे। ये जो शीतलता का प्रभाव होता है, जल अर्पित करने से मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपके मन में शीतलता आ जाए, जय श्री राम जी। मेरा मन शीतल हो जाए, शीतल हो जाए, शीतल हो जाए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। हम जो है सुबह से उठ करके शाम तक किसी मनुष्य से कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। एक नियम बना लीजिए, हम हर व्यक्ति से प्रेम से बात करेंगे। हम आज बोलेंगे नहीं दिन भर। अब एक दिन आप नहीं बोलिए, देखिए दूसरे दिन बोलिए, देखिए आपकी वाणी में ओजस आ जाएगा। जिन भी अंगों का बहुत दुरुपयोग करते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। सर वाणी तो दिक्कत है सर, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वाणी। क्या हो गया? मौन का व्रत धारण करिए एक दिन, कोई किसी दिन आप कहिए कि आज हम बोलेंगे, जीवन में सुनेंगे। लोगों को लगता है कि मैं बहुत हार्ड बोलता हूँ, पर ऐसा है नहीं, मुझे लगता है। धीरे धीरे बोला करिए, प्रेम से बोला करिए, लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करिए। विनम्रता जो है लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जो भिक्षाटन किया जाता है ना, इसका सिर्फ मात्र उद्देश्य होता है अपने अहंकार को। अब अहंकार आपका भिक्षाटन से गल जाए, एक या फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करने से गल जाए, क्योंकि जितना अहंकार आपका गलेगा, मतलब अहंकार का मतलब होता है अपने विषय में झूठी मान्यताएं, किसी को अहंकार कहते हैं, वो सच्ची नहीं होती। जितनी झूठी मान्यताएं होती है, क्योंकि हम तो अपने विषय में सोच ही नहीं पाते कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं। हम तो उस व्यक्ति के पुत्र हैं जो पूरे विश्व का संचालन करता है। कभी ये सोच आती ही नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ यही शरीर वाली चीज कमजोर होती है ना। तो अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करिए, जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी क्षण में चमत्कार हो सकता है। ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप भी तो विशेष रूप से भगवान के बनाए हुए। भगवान ने आपको ये अवसर इसलिए दिया क्योंकि पूर्व जन्मों में आपने बहुत परिश्रम किया, तब जाकर के एक जन्म में मनुष्य बनाया। तो उस मनुष्य बनने के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि हम सबके जीवन में परमात्मा का प्रकाश आएगा, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्नः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।